बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। OIC और अरब लीग का एलामिया आ चुका है और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि कतर और अमेरिका एक नया दिफाई मुआहिदा करने जा रहे हैं। इस नए दिफाई मुआहिदे के अंदर ऐसा क्या होगा जो कि पुराने मुआहिदों के अंदर नहीं है, और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। किस तरह 15 से 16 बिलियन डॉलर ईरान में गया और इसके साथ ही यमन पर इसराइल ने एक और हमला कर दिया है। यही नहीं बल्कि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या गज़ा से शुरू होने वाली जंग अब रीजनल वार से वर्ल्ड वार 3 के अंदर तब्दील होने जा रही है। और उसके साथ ही सऊदी अरब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ मक्का और मदीना की हिफाजत के हवाले से जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसकी क्या हकीकत है ये भी बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे क्या पाकिस्तान JF-17 यानी PFX का वर्जन और उसके साथ ही मज़ीद दिफाई मुआहिदे सऊदी अरब के लिए करने जा रहा है और वो क्यों करने जा रहा है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कतर के हवाले से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें भी बहुत झोल है और जिसके ऊपर लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से और बहुत सी खबरें मेरे पास आपके लिए इस व्लॉग के अंदर हैं। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वार का नाम दे दिया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसराइल ने गज़ा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमने जो उनके यरगमाली हैं वहाँ पे हमास के पास उनको छुड़वाने के लिए किया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये ऑपरेशन गज़ा पर मुकम्मल हमले के लिए स्टार्ट किया जा रहा है और बल्कि हो चुका है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जब ट्रंप से ये पूछा जाता है कि आपको पता है कि इसराइल गज़ा के अंदर क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। यानी कि अमेरिकी सदर की इतनी बेखबरी और लापरवाही आपको ये बता रही है कि इसराइल को खुली छूट दे दी गई है, लेकिन ईरान को बिल्कुल भी खुली छूट नहीं दी गई। हांगकांग UAE समेत बेतहाशा ममालिक के अंदर कंपनीज को पाबंदियां लगा दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि इन्होंने 2025 के अंदर $100 मिलियन क्रिप्टो की सूरत में भेजे हैं और ये ईरान को उसके तेल की पेमेंट की गई है। लेकिन इसके साथ ही जब हम फिगर देखते हैं 2024 का तो 15.8 बिलियन डॉलर ईरान को इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की सूरत में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी के इलीगल ट्रेड का 40% बनता है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि कतर और अमेरिका के दरमियान एक नया और सख्त डिफेंस का मुआहिदा होने जा रहा है। इससे पहले सिक्योरिटी गारंटी कतर को दी हुई थी अमेरिका ने, लेकिन अब कतर ये चाहता है कि अमेरिका इसके अंदर पेनल्टीज भी शामिल करे कि अगर दोबारा कतर के ऊपर हमला होता है तो उसकी क्या सज़ा और पेनल्टी होगी। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पेनल्टी का नाम आया तो फौरी तौर पे इसराइल को रिवार्ड दे दिया गया है और अब जो इस वक्त 895 बिलियन डॉलर का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास किया गया है, उसके मुताबिक $700 मिलियन इसराइल को एयर डिफेंस के लिए, मिसाइलों के लिए दे दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो US के स्टॉक पाइल्स हैं, यानी कि US ने, अमेरिका ने अपना असले का एक बहुत बड़ी तादाद और ज़ख़ीरा इसराइल के अंदर वहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि अगर इस खित्ते के अंदर अमेरिका को जंग लड़नी पड़ जाए तो फौरी तौर पे उसकी मिलिट्री को वो हथियार मिल सके। और अब वहाँ तक 2029 तक इसराइल जो है हथियार वहाँ से ले सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अभी इस वक्त इसराइल को हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेतन्याहू फिर भी रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जो रीजनल वार थी वो अब वर्ल्ड वार 3 में तब्दील होने वाली है। उसके पीछे जो मंतक पेश की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, उसके बाद इसराइल ने गज़ा और वेस्ट बैंक पर हमला किया और इसके साथ ही इसराइल ने गोलान हाइट के ऊपर हमला किया, फिर लेबनान की बारी आई, उसके साथ फिर शाम की बारी आई और शाम की मिलिट्री की ताकत को किस तरह इसराइल ने 4 से 5 दिन मुसलसल बमबारी करके तबाह किया।
पूरी दुनिया इसकी गवाह है। इराक के अंदर हर रोज़ इसराइल कोई ना कोई हमला या मिसाइल फायर करता है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि ईरान के साथ भी 12 दिन शदीद किस्म की लड़ाई हो चुकी है। और अब कतर और फिर अब इसके साथ ही यमन से खबर आती है कि यमन की अल हदीद बंदरगाह पर इसराइल ने 10 से 12 मिसाइल फायर किए हैं और इस बंदरगाह को तबाह किया। और ख़ास तौर पे वो 3 डॉक्स जो कि पहले इससे इसराइल तबाह कर चुका था उसको रिपेयर किया गया था, उसको दोबारा तबाह कर दिया गया है। और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि यहाँ पर ईरान से हौसी बागी इस बंदरगाह के थ्रू हथियार वसूल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब जिसकी हम ये कहते हैं कि हमने मक्का और मदीना के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, इस हवाले से भी बड़ी ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि हम एक बड़ी डिफेंस का मुआहिदा करने जा रहे हैं। डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से इससे पहले सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा मुआहिदे हमारे पहले ही ग्राउंड पर मौजूद हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके साथ ही अभी जो हमारे पास खबरें आई हैं वो ये है कि अब जो के खित्ते के अंदर सारी की सारी जंग की हिकमत अमली तब्दील हो चुकी है। स्टैंड ऑफ वेपन्स 100-100 200 किलोमीटर दूर से मिसाइलों को फायर करना, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही साइबर वारफेयर ने जो कन्वेंशनल एयर डिफेंस का तरीकाकार था उस सब को तब्दील करके रख दिया है। और अब सऊदी अरब को दोबारा से अपग्रेड होने की ज़रूरत है। और ये अपग्रेड होने के अंदर सऊदी अरब की पहली चॉइस पाकिस्तान है। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। और इस वक्त जो सऊदी अरब को खित्ते के अंदर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरात लाक हो चुके हैं वो भी पाकिस्तान के साथ, ख़ास तौर पे एक मुस्लिम मुल्क जो कि न्यूक्लियर डिटेरेंस रखता है और इसके साथ ही दहाइयों का रिश्ता भी रखता है, उसको फर्स्ट चॉइस के तौर पे लिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर तैयारे बनाने की फैक्ट्री के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि PFX जहां सऊदी अरब को दिए जाएंगे, इसके साथ ही खान जो कि तुर्की की मदद से बनाया जा रहा है फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगाई जाएगी जिसके अंदर मलेशिया और सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके साथ ही बेसिकली ये 20 से 25% की इन्वेस्टमेंट होगी जो 4 से 5 ममालिक मिल के करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इसकी एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। अब बात करते हैं मक्का और मदीना के तहफ़्फ़ुज़ की। देखिए, हमने 1951 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की थी सऊदी अरब के साथ जिसके अंदर हमने कहा था कि जो ये 2 होली प्लेसेस हैं मक्का और मदीना, इसकी हिफाजत हम अपने खून की कीमत पर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ना सिर्फ उम्मा का रिश्ता है बल्कि बहैसियत मुसलमान ये हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम इस जगह की हिफाजत अपनी जान देकर भी करें। इसके साथ ही 1960 के अंदर फिर मुआहदे किए गए दहाई के अंदर और वहाँ पे ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि ट्रूप्स को भी डिप्लॉय किया गया। और जब कोल्ड वार चल रही थी तो 1990 से 91 की दिहाई के अंदर हमने ये देखा कि पूरी पाकिस्तान की एक डिवीज़न के अंदर 15,000 से 20,000 फ़ौजी और अफसरान मौजूद होते हैं, वो सऊदी अरब के अंदर स्टेशन की गई। वहाँ पे जो सऊदी रॉयल एयर फोर्स है उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान की एयर फोर्स ने की और उसी की बुनियाद के ऊपर ये एक तरह से खड़ी हुई है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 2016 में जब मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द दहशत गर्दी हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया था जिसको सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा सराहा था। और यही नहीं, इसी साल फिर एक सऊदी अरब की यानी सऊदी लेड एक कोलिशन बना, 34 ममालिक की अफवाज उसके अंदर शामिल हैं। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि राहील शरीफ को इस मकसद के लिए चुना गया। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि 2018 में 1000 फौजी जो है वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर स्टेशन किया गया। इसके साथ 10,000 सऊदी फौजियों को पाकिस्तान के अंदर 1970 से लेके बाद में ट्रेनिंग दी गई और उसके साथ पाकिस्तान के लोगों को भी वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। और न्यूक्लियर पाकिस्तान मगरिब के मुकाबले में सऊदी अरब को ज़्यादा सिक्योरिटी की गारंटी फराहम कर सकता है। क्योंकि अभी लोग ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका के होते हुए
کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو امریکہ کے ہوتے ہوئے ضرورت یہ پڑ گئی ہے کہ اس وقت خطرہ اسرائیل سے ہے اور امریکہ کبھی بھی اسرائیل کو نہیں چھوڑے گا، اور اس وقت جو ریاض یعنی سعودی عرب کے سیکیورٹی ڈوکٹرائن ہے اس کے اندر پاکستان نہ صرف ایک کارنر سٹون بلکہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ OIC اور اسلامی ممالک کی جو یہ سارا ہوا ہے اس میں کوئی واضح اور منہ توڑ جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا نے تو ماشاءاللہ اسرائیل کے اوپر کوئی ایک ہفتے پہلے حملہ کروا دیا تھا، نہ صرف حملہ کروا دیا تھا بلکہ ہمارے میزائل بھی تیار ہو چکے تھے، ہماری ایئر فورس بھی فضا کے اندر جا چکی تھی اور اسرائیل کے اوپر بس میزائل برسائے جانے تھے کہ اب سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب قطر کی خود مختاری کی مکمل حمایت کرتے ہیں، بزدلانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور عرب و اسلامی ملک کے خلاف کھلی جہریت ہے یہ، اور خطے اور دنیا کے امن کے لیے خطرناک اضافہ ہے۔ یعنی کہ انفارمیشن بھی اعلامیے کے اندر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ثالثی کرنے والے ممالک خاص طور پہ مصر، قطر اور امریکہ کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے، یعنی کہ امریکہ کی کوششوں کو وہاں پہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اعلامیے کے مطابق اور آدھا اعلامیہ اس کے بعد پھر فلسطین کے اوپر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 1967 کی مقبوضہ سرزمین کو زبردستی بے دخل کرنے نہیں دیا جائے گا وہاں سے، اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگی جرائم کو روکنے کے لیے عالمی پلیٹ فارمز کے اوپر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام ممالک سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دینے کے لیے قانونی اور عملی اقدامات کریں، اس پر پابندیاں لگائیں، اسلحے کی فراہمی بند کریں اور اس کے خلاف قانونی مقدمات چلائے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو بھی پھر ایک انٹرویو دیتے ہیں، اور اس انٹرویو کے اندر وہ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ختم نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جیسے اسرائیل بالکل اکیلا اور دنیا میں تنہا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس فون ہیں، اور جب وہاں پہ ناظرین نے کہا کہ جی ہاں ہمارے پاس فون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس فون ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس اسرائیل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہمارے پاس فون ہے تو کیا یہ بھی اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے؟ تو جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول کا، جو کہ انتہائی کمپلیکس قسم کی مشینری کو، اس کی کوالٹی کو اشور کرتا ہے، وہ اسرائیل نے بنایا۔ پروسیسرز کی پروڈکشن کے اندر اسرائیل ایک اہم رول پلے کر رہا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے دنیا میں تائیوان کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیمرہ ٹیکنالوجی اور ڈوول ٹیکنالوجی جو ہے، ڈوول کیمرہ، یہ بھی اسرائیل کی طرف سے ایجاد کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ USB جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ایم سسٹمز نے بنائی، اور بیٹری کی جو نئی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھی اسرائیل کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فونوں کی سیکیورٹی کے اوپر جو لیٹسٹ ترین سافٹ ویئرز ہیں وہ بھی اسرائیل ہی بنا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اسرائیل کہتا ہے کہ جی ہم فون بھی، ادویات بھی، اور خوراک بھی، ٹماٹر بھی، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں، اگر ہم نے یہ نہ بنایا تو شاید دنیا رک جائے گی، لیکن دنیا نہیں رکتی، اور دنیا اس طرح کے ناگزیر لوگوں سے قبرستان دنیا کے بھرے پڑے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہتھیار اور ان کے اجزاء کی ترسیل روک دی جائے گی۔ شاید ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ بھائی اگر آپ بندے کے پتر نہ بنے تو آپ کے ہتھیار روک دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے امریکی اسلحے کا، اس کو اسرائیل کو اجازت دے دی ہے کہ وہ 2029 تک اس میں سے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیتن یاہو نے مغربی یورپ میں اشارہ کیا کہ جی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہتھیاروں کی سپلائی روک دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ کون سا ملک ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن ایک فکرہ انتہائی اہم ہے جو کہ نیتن یاہو نے کہا، اور اس نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی تہذیب کی فرنٹ لائن کے طور پر اسرائیل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ یہ امریکہ کی تہذیب کی فرنٹ لائن جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں آ کے بیٹھ گئی ہے اور تمام مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہے، یہ ہے امریکہ کی فرنٹ لائن اور اس کا چہرہ۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپین، یہ جو ابھی نیتن یاہو نے بات کی نا کہ ہمیں ہتھیاروں کی سپلائی روکی گئی ہے، تو اسپین نے
اسرائیل کو $825 ملین کا اسلحے کا ایک معاہدہ تھا، اس کو منسوخ کر دیا ہے، اور یہ راکٹ لانچر سسٹمز تھے جن کے بارے میں جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو اعلان کرتے ہیں کہ ہم خرید و فروخت پر مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ پابندی لگاتے ہیں، کیونکہ وہ غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قطر امریکہ کے ساتھ نئے معاہدے کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جو بھی اسلامی ممالک اور OIC کے کنٹریز کے سربراہان کی سٹیٹمنٹ اور اعلامیہ آیا ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، لیکن اس وقت گراؤنڈ کے اوپر یہ صورتحال ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔